बहुत समय पहले की बात है। खुशी अपनी दादी के साथ सोनमपुर नाम के गांव में रहा करती थी। खुशी के माता पिता की मृत्यु के बाद से खुशी की दादी ने ही उसे संभाला था। खुशी 12 साल की थी और अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। खुशी की दादी भी खुशी से प्यार करती थी, इसलिए वो केवल खुशी के लिए ही दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी और खुशी और अपना गुजारा चलाती थी और उन्हीं पैसों से खुशी को स्कूल भी भेजा करती थी। परंतु स्कूल में जाने वाले गांव के ज्यादातर बच्चे बहुत अमीर थे और वो अक्सर खुशी की गरीबी का मजाक बनाया करते थे। ऐसे ही एक दिन खुशी अपनी क्लास में जाती है तो देखती है कि उसकी क्लास की कुछ लड़कियां घेरा बनाकर एक साथ बैठी है। खुशी जब वहां जाती है तो देखती है कि सभी के हाथ में कुछ न कुछ होता है। ये देखकर खुशी उनसे पूछती है, आज कुछ है क्या? तुम सभी कुछ न कुछ लेकर आए हो। कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए ये लोग मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आए हैं। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मुझे इनमें से किसी का गिफ्ट अच्छा लगा तभी मैं उसे कल वो गिफ्ट लाने दूंगी। अगर मुझे गिफ्ट पसंद नहीं आया तो मैं कल वो गिफ्ट लाने से मना कर दूंगी। अब समझी? अरे यार, तू भी किसे समझा रही है? इसने ना आज तक कभी बर्थडे पार्टी देखी है और ना ही कभी रखी है। इसे तो ये तक नहीं पता होगा कि केक किसे कहते हैं और उसका स्वाद कैसा होता है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। इसे क्या पता कि पार्टी क्या होती है और बर्थडे केक क्या होता है। मुझे जानना भी नहीं है कि ये पार्टी और बर्थडे केक किस चिड़िया का नाम है। मैं तो अपने जन्मदिन पर अपनी दादी के साथ रहती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनके साथ समय बिताती हूँ और खुशी खुशी वो दिन बिताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकती। मेरे जैसी ग्रैंड पार्टी और 4 मंजिला केक खिलाने की तेरी औकात भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरा मन होगा तो मैं तुमसे भी बड़ी पार्टी दे सकती हूँ और तुम्हारे बर्थडे से भी अच्छा केक अपने बर्थडे पर ला सकती हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरा चैलेंज है कि मेरे बर्थडे से अच्छी पार्टी और मेरे बर्थडे केक से अच्छा बर्थडे केक अपने बर्थडे पर लाकर दिखाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पूरे साल के लिए तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी और तुम्हारा कहा हर एक काम मानूंगी। पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें गंजा करके गधे पर बैठाकर पूरा गांव घुमाऊंगी। ऐसा कहकर सेठ की बेटी वहां से चली जाती है, परंतु खुशी अब सोच में पड़ जाती है। जोश जोश में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब मैं सच में इतनी बड़ी पार्टी और केक का इंतजाम कहाँ से करूँगी? मैं दादी के पास जाती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। इसके बाद खुशी घर जाती है और अपनी दादी का आने का इंतजार करने लगती है। फिर खुशी की दादी जैसे ही घर पर आती है, खुशी उन्हें पानी और खाना देकर बैठाती है और फिर कहती है, दादी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल बेटा। दादी, आप तो जानती ही हैं कि हर कोई अपने बर्थडे वाले दिन पार्टी करता है, केक खाता है, पर मैंने अपना बर्थडे आज तक नहीं मनाया। पर इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपना बर्थडे मनाऊं। क्या आप मेरे बर्थडे वाले दिन पार्टी रख सकती हैं और उस पार्टी में केक का इंतजाम कर सकती हैं? खुशी बेटा, तू तो जानती ही है कि मैं घर का खर्चा चलाने के लिए झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। अब तू ही बता कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। पर हाँ, मैंने तेरी शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ रखे हैं। अब अगर तेरी इच्छा ये है कि तुझे बर्थडे मनाना है तो तू उन पैसों का इस्तेमाल कर सकती है। पर आप गुस्सा तो नहीं करेंगी ना दादी? नहीं मेरी बच्ची, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अपनी दादी की ये बात सुनकर खुशी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब मेरे बर्थडे पर भी पार्टी होगी, एक बड़ा सा केक आएगा और मैं भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। अब पता चलेगा उस सेठ की बेटी को कि मैंने बस हवा में ही बात नहीं की थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से खुशी की दादी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। खुशी पानी डालकर अपनी दादी को उठाने की कोशिश करती है, परंतु कुछ नहीं होता। इसके बाद खुशी दौड़कर गांव के अस्पताल जाती है और वहां से एक डॉक्टर का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आती है। देखिए ना डॉक्टर अंकल, दादी को क्या हो गया है? वो कुछ बोल नहीं रही है। बेटा,
तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है, हमें उनके कुछ टेस्ट करने होंगे और इस टेस्ट के हिसाब से ही हम इनका कुछ इलाज कर पाएंगे। इसके बाद डॉक्टर एम्बुलेंस बुलाते हैं और खुशी की दादी को अस्पताल पहुंचाया जाता है। कुछ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर खुशी से कहते हैं, देखो खुशी बेटा, तुम्हारी दादी को ऑपरेशन करना होगा और उसमें काफी ज्यादा पैसे लगेंगे। अभी तो हम तुम्हारी दादी को डिस्चार्ज कर सकते हैं, परंतु कुछ समय में उनका ऑपरेशन होना जरूरी है। ऐसा कहकर डॉक्टर बाहर चले जाते हैं और फिर कुछ देर में खुशी की दादी घर आ जाती है। दादी, आप भी मुझे पापा और मम्मी की तरह छोड़कर चली जाएंगी क्या? ऐसा नहीं कहते बेटा। दादी, आप अपना इलाज करा लीजिए ना। बेटा, इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। दादी, आपने जो मेरी शादी के लिए पैसे जोड़ रखे हैं, आप वही पैसे अपने इलाज में इस्तेमाल कर लीजिए। पर बेटा, उससे तो तू अपना बर्थडे मनाने वाली थी ना। दादी, मेरे लिए बर्थडे मनाने से ज्यादा आपकी जान जरूरी है और मैंने तो कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाया, तो एक बार और नहीं मनाऊंगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्लीज आप मेरी बात मानिए और अपना इलाज करा लीजिए। खुशी की दादी खुशी की बात मान लेती है और फिर कुछ ही दिनों में खुशी की दादी का ऑपरेशन हो जाता है और ऑपरेशन के बाद खुशी की दादी की हालत ठीक हो जाती है, परंतु वो अभी बिस्तर पर होती ही है। इसलिए अब खुशी अपनी दादी की जगह काम पर जाने लगती है और झाड़ू पोछा करने लगती है। एक दिन वो अपनी दादी के काम पर जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में उसे सेठ की बेटी और उसकी सहेली मिल जाती है। लगता है ये अपनी कही हुई बातों से डर गई है, तभी तो इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। स्कूल आए चाहे ना आए, अगर इसने अपना कहा पूरा नहीं किया तो हम अपना कहा पूरा करेंगे और इसे गंजा करके गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाएंगे। खुशी उनकी बातें सुनती तो है, पर उन्हें अनदेखा करके काम पर चली जाती है। फिर जब वो काम से लौटती है तो एक जंगल के छांवदार पेड़ के नीचे बैठकर अपने आंखों में आंसू लिए कहती है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बर्थडे पार्टी कर सकूं और उसमें केक ला सकूं। पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो सेठ की बेटी मुझे गंजा कर देगी और गधे पर बैठाकर पूरा गांव घुमाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरी दादी को कितना बुरा लगेगा। खुशी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे सामने वाली नदी में कोई डूबता हुआ नजर आता है। खुशी बिना कुछ सोचे नदी में कूद जाती है और उस इंसान को बचाकर बाहर ले आती है। खुशी जब बाहर आती है तो देखती है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही सुंदर परी है। अरे, आप तो एक परी हैं। हाँ, मैं अग्नि परी हूँ। मैं गलती से इस नदी में गिर गई थी। मेरी शक्तियाँ पानी में काम नहीं करती, जिस कारण मैं खुद की मदद नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैंने मदद के लिए कई बार पुकार लगाई, पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी और जिसने भी सुनी वो अनदेखा करके चला गया। परंतु तुम इतनी छोटी होने के बाद भी मुझे बचाने आई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि अब आप ठीक हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रुको खुशी, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे हालात के बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर अग्नि परी अपनी छड़ी घुमाती है और वहाँ पर जादुई सोने के केक के बीज प्रकट कर देती है। खुशी, ये जादुई सोने के केक के बीज हैं। इसे तुम किसी भी बड़े मैदान में या खेत में लगा दोगी और रात भर छोड़ दोगी तो अगली सुबह इसमें से जादुई सोने के केक प्रकट हो जाएंगे। उस सोने के केक को तुम बेकरी में बेच भी सकती हो या खुद इस्तेमाल भी कर सकती हो। क्या आप सच कह रही हैं? जादुई सोने के केक के बीज जैसा भी कुछ होता है क्या? खुशी, परियां कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
ऐसा कहकर परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। खुशी पहले तो थोड़ा सोचती है और फिर अग्नि परी के कहे अनुसार वो जादुई सोने के केक के बीज अपने घर के साथ वाले खेत में लगा देती है और फिर सुबह होने का इंतजार करने लगती है। सुबह वो जैसे ही उठती है तो देखती है कि उस परी का कहा सच हो गया है और उस खेत में सच में जादुई सोने के केक उग गए हैं। वो परी तो सच कह रही थी, यहाँ तो सच में जादुई सोने के केक आ गए और ये केक दिखने में कितने स्वादिष्ट और सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद खुशी उन सभी केक को वहाँ से निकाल लेती है और अपने घर में ले आती है। खुशी की दादी की नजर जैसे ही उन केक पर पड़ती है तो वो खुशी से पूछती है, जिसके बाद खुशी परी और अपनी सारी बात अपनी दादी को बताती है। दादी, उस परी ने मुझसे कहा था कि ये केक जादुई है, इनसे जो मांगो वो मिल जाता है। आप अभी रुकिए, मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। ऐसा कहकर खुशी उस जादुई सोने के केक से घर को सजाने को बोलती है, जिसके कुछ ही देर बाद वो पूरा घर बहुत ही सुंदर तरीके से सज जाता है। जादुई केक के घर, अब मुझे और दादी को भी बहुत सुंदर सुंदर कपड़ों से सजा दो। खुशी के इतना कहते ही खुशी एक बहुत ही सुंदर गाउन में सज धज कर रेडी हो जाती है और उसकी दादी एक बहुत ही सुंदर साड़ी में तैयार हो जाती है। ये देखकर खुशी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। खुशी के घर के पास से गुजर रही सेठ की बेटी ये सब नजारा देख लेती है। अच्छा, तभी ये खुशी सुबह से इतना चहक रही है। मुझे किसी न किसी तरह इन सभी केक को यहाँ से गायब करना होगा, नहीं तो अगर इस खुशी ने अपनी बात पूरी कर ली तो ये मुझे पूरे साल अपना गुलाम बना कर रखेगी। जैसे ही खुशी और उसकी दादी सभी बच्चों को बर्थडे में बुलाने के लिए जाते हैं, तभी सेठ की बेटी अपनी कुछ सहेलियों की मदद से खुशी के सारे जादुई सोने के केक अपने घर ले आती है। अब देखती हूँ कैसे करती है ये पार्टी और कैसे मनाती है ये अपना बर्थडे। यार, तूने तो कहा था ये एक जादुई केक है। अगर ये सोने का केक जादुई है तो इससे कुछ मांग कर देख। हाँ, तूने सही कहा। ये जादुई केक मुझे इस गांव में सबसे अमीर बना दो और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि मैं इस गांव की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊं। सेठ की बेटी के इतना कहते ही वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। साथ ही साथ उसका बड़ा सा बंगला एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल जाता है और फिर उस जादुई सोने के केक में से आवाज आती है, तुम जैसे अमीर लोग ये सोचते हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं, जिसका चाहे मजाक बना सकते हैं, जिसको चाहे दुखी कर सकते हैं, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम इसी तरह रहोगी और यही तुम्हारी सजा है। ऐसा कहकर वहाँ से सारे जादुई सोने के केक वापस से खुशी के घर में आ जाते हैं और खुशी जादुई सोने के केक के साथ बहुत बड़ी सी पार्टी करती है और गांव के सभी अमीर गरीब बच्चों को बुलाती है और सबके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और उसके बाद वो उन जादुई सोने के बीजों के इस्तेमाल से सोने के केक की खेती करने लगती है और अपनी एक बेकरी खोल लेती है और दिन रात मेहनत करके उस बेकरी को और भी बड़ा कर लेती है और अपनी दादी के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है। नागलोक में सोना नाम की एक बहुत ही सुंदर नागिन रहती थी। सोना अपनी सौतेली बहन के साथ रहती थी। उसके सौतेली बहन के अलावा उसके परिवार में कोई नहीं था। सोना अपनी सौतेली बहन नीलम नागिन से बहुत प्यार करती थी। सोना एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली नागिन थी। पूरे नागलोक में उसकी सुंदरता और अच्छे स्वभाव की चर्चा थी और उसका जहर पूरे नागलोक का सबसे विषैला जहर था। उसके एक बार डसने से ही कोई भी इंसान मौत की नींद सो सकता था। ऐसे ही एक दिन सोना अपनी सौतेली बहन के साथ बाग में टहल रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन नीलम बोलती है, सोना, हम यहाँ नागलोक में घूम घूम कर पागल हो गए हैं। चलना पृथ्वीलोक पर घूमने चलते हैं। नहीं नहीं, नाग नागिनों का पृथ्वीलोक पर जाना सही नहीं है। अगर नागराज को पता चला तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। अरे बहन,
तू इतना क्यों डरती है? जब नागराज तपस्या में लीन होंगे हम तब पृथ्वीलोक पर घूमने चलेंगे और उनका तप पूरा होने से पहले हम लौट आएंगे। नहीं, किसी को धोखा देना गलत बात है। मैं नहीं जाऊंगी पृथ्वीलोक पर। तो इतना मत सोच, आज शाम को हम चलेंगे और अगर तू नहीं गई तो देख लियो मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है और शाम को वापस सोना के पास आती है। सोना नीलम से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसकी खातिर पृथ्वीलोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों बहनें सबसे पहले इंसानी रूप में आती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नागलोक से पृथ्वीलोक पर जाती है और अपने आसपास की हलचल को देखकर नीलम कहती है, देखा सोना तुमने, पृथ्वीलोक कितना खूबसूरत है। तुम सही कह रही हो नीलम, यहाँ लोग कितने विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ये जगमगाती हुई रोशनी और इतनी रौनक मैंने नागलोक में कभी नहीं देखी। तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अब हम हमेशा यहाँ आया करेंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे। दोनों बहनें इसी तरह बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर सोनू नाम का एक लड़का हाथ में फूल लेकर आता है और वो फूल सोना को देते हुए बोलता है, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्यूटीफुल गर्ल के लिए। माफ कीजिए, मैं समझी नहीं, क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं, आप ये फूल रख लीजिए। वैसे तो आपकी खूबसूरती के आगे ये फूल काफी फीकी हैं, लेकिन फिर भी आप ये फूल रख लीजिए। शुक्रिया, लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर आपने ये पुष्प मुझे क्यों दिया? आपकी खूबसूरती मुझे यहाँ तक खींच लाई, अब इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं। तभी सोना का ध्यान आसमान की तरफ जाता है और वो देखती है कि सूर्य अस्त होने वाला है। ये देखकर वो नीलम से बोलती है, नीलम हमें तुरंत जाना होगा, देखो सूर्यास्त होने वाला है। तभी सोनू कहता है, अरे कहाँ जा रही हो आप? कल मैं यहीं आपका इंतजार करूँगा, आप आना जरूर। कुछ दूर जाने के बाद दोनों बहनें अपना रूप परिवर्तन करती है और जल्दी से अपनी शक्तियों से नागलोक पहुंच जाती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अब दोनों बहनों के लिए पृथ्वीलोक पर जाना तय था। इतना ही नहीं, अब तो सोना और सोनू के बीच की नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। गुजरते वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर सोना सोनू को अपने नागिन होने की सारी सच्चाई बता देती है। इसी तरह एक दिन सोना अकेली ही पृथ्वीलोक पर सोनू से मिलने आती है और सोनू से बोलती है, सोनू, मेरी बहन नीलम के बाद तुम एक पहले व्यक्ति हो जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। तुम मेरा यकीन कभी मत तोड़ना। नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी सपने में भी धोखा नहीं दे सकता। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी अचानक से कोई सोना के सर पर डंडे से वार करता है और सोना वहीं बेहोश हो जाती है। काफी घंटे बीत जाने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को नागलोक में पाती है। वो धीरे धीरे उठती है। उसके सर पर अभी भी बहुत दर्द हो रहा था और उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। तभी वहाँ पर नीलम आती है और बोलती है, शुक्र है भोलेनाथ का कि तुम्हें होश आ गया। लेकिन हुआ क्या था? मैं तो सोनू के पास थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। और मैं यहाँ कैसे आई? तुम इतना मत सोचो, तुम बस यूं ही बेहोश हो गई थी। मैं पृथ्वीलोक गई और तुम्हें यहाँ ले आई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलो अब तुम आराम कर लो। नीलम की बात सुनकर सोना वापस आराम करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सोना को अपने अंदर एक अजीब सी कमी महसूस होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। ऐसे ही एक दिन वो सोनू से मिलने के लिए पृथ्वीलोक पर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सौतेली बहन और सोनू एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हैं। ये सब देखकर सोना का दिल टूट जाता है और साथ में उसके अंदर क्रोध की अग्नि भड़क जाती है। वो उनके पास जाती है और गुस्से में कहती है, क्या है ये सब? सोनू, नीलम, तुम दोनों तो मेरे अपने थे ना, फिर तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सोनू, अगर तुम मुझसे अलग होना चाहते थे और तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुम मुझे बोल देते, मैं खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से चली जाती। तुमने तो मेरा यकीन ही तोड़ दिया। और तुम नीलम, मेरी ही बहन होकर मेरी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और कौन सी बहन?
मैं तो तुम्हारी सौतेली बहन हूँ ना। तुम दोनों शायद ये बात भूल गई हो कि मैं एक बहुत शक्तिशाली नागिन हूँ जिसके जहर का कोई तोड़ नहीं। अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों को अब मौत की नींद सोना होगा। उसके बाद सोना अपना नागिन रूप ले लेती है। फिर सोनू और नीलम को डसने लगती है, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर नागिन हैरान हो जाती है और फिर से उन पर वार करती है, लेकिन उन दोनों को उसके बाद भी कुछ नहीं होता। सोना वापस से अपने अर्ध नागिन रूप में आती है और बोलती है, क्या हो रहा है ये सब? मेरे वार का तुम दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सोना को इस तरह से मचलता हुआ देखकर नीलम और सोनू हंसने लगते हैं। तभी नीलम कहती है, क्या हुआ सोना, तुम्हारा जहर काम नहीं कर रहा या तुम्हारे अंदर जहर ही नहीं बचा? करो करो और कोशिश करो, चाहे जितना कोशिश कर लो, तुम्हारे अंदर से जहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अब तुम बिना जहर के नागिन हो। तुम्हारे अंदर कोई जहर नहीं है। ये सब जो तुमने देखा, ये सब बिल्कुल सच है। मैं और सोनू बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें यहाँ लाना और सोनू से मिलवाना ये मेरी ही चाल थी। याद है वो दिन जब तुम बेहोश हो गई थी? तुम्हारे सर पर वार मैंने ही किया था, और जैसे ही तुम बेहोश हो गई थी, मैं और सोनू मिलकर तुम्हें एक काली गुफा में ले गए थे। मैंने भोलेनाथ का नाम लेकर तुम्हारे अंदर का सारा जहर निकाल लिया, जिसके बाद मैं सबसे शक्तिशाली नागिन बन गई, और तुम्हारे जहर से ही मैंने सोनू को भी एक इच्छाधारी नाग बना दिया। फिर मैं तुम्हें अपने साथ नागलोक ले गई और झूठा प्यार दिखाने लगी। सारी सच्चाई सुनकर सोना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी सोनू कहता है, अब तुम सिर्फ अपना रूप बदल सकती हो, उसके अलावा किसी को मार नहीं सकती। अब मैं एक इच्छाधारी नाग बन गया हूँ। अब मैं आराम से नागलोक जा सकता हूँ। अब कोई भी मुझे मेरी नीलम से दूर नहीं कर सकता। अब तुम देखना, तुम्हारे इसी जहर का इस्तेमाल करके हम पूरे नागलोक को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और मैं बन जाऊंगा नागराज। सोनू की बात सुन सोना को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद सोनू नीलम का हाथ थामकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सोना अपनी शक्तिशाली नागमणि को प्रकट करती है और नागमणि से उन दोनों पर वार करती है और उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। और फिर नागमणि को अपने अंदर रख लेती है और खुद से ही बोलती है, क्या हुआ? अगर मेरे पास जहर नहीं है, मेरे पास मेरे भोलेनाथ की सबसे बड़ी शक्ति नागमणि है और भोलेनाथ खुद मेरे साथ है। मेरे भोलेनाथ के आगे कोई बुराई नहीं टिक सकती। बुराई का एक न एक दिन जरूर अंत होता है। इसके बाद सोना नागलोक जाती है और नागराज को सारी सच्चाई बताती है और साथ ही उनसे माफी भी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए नागराज, मैंने आपकी इजाजत के बगैर नागलोक से बाहर कदम रखा, लेकिन इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं था। मुझे मेरी सौतेली बहन नीलम वहाँ लेकर गई थी। उसने मुझे हमारे प्यार का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन उसने अपना सौतेला होने का प्रमाण मुझे दे दिया और मेरी पीठ पर खंजर घोंप दिया। लेकिन मैंने अपना बदला स्वयं ले लिया और उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सोना। तुम्हारा तो बड़प्पन है कि तुमने मुझसे आकर माफी मांगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुमसे एक बात भी कहना चाहता हूँ। कौन सी बात नागराज? मैं जानता हूँ अभी अभी तुम्हारा दिल टूटा है, परंतु मैं तुम्हें कई वर्षों से पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। नागराज के इस प्रस्ताव से सोना बहुत खुश होती है, लेकिन वो कहती है, नागराज, नागरानी तो वही नागिन बनती है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, परंतु मेरे पास तो अब कोई शक्ति ही नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें वापस पहले जैसी नागिन बना दूंगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा जहरीली। उसके बाद कुछ ही दिनों में नागराज और सोना की शादी हो जाती है और नागराज सोना को पहले जैसा शक्तिशाली बना देते हैं। अब सोना अपने अतीत को भूलकर नागराज के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।